हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले की वीडियो जिसकी आपने पढ़ा है, इससे पहले की वीडियो में आप पढ़ रहे थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका क्या है, चैप्टर 2, जो कि मैंने एडिटिंग में डाला नहीं और ना ही मैं डालने वाला हूं, क्योंकि एडिटिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो अब हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। जैसे कि मैं इससे पहले का वीडियो आपको रिवाइंड करा देता हूँ कि इससे पहले की वीडियो में आप पढ़ रहे थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द फॉर्म्स दैट वी कैन फॉर्म अ बिजनेस। सो बिजनेस के फॉर्म्स में आपने पढ़ा सबसे फर्स्ट क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद आपने पढ़ा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बाद आपने एच यू एफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जिसको आप जे एच एफ बिजनेस, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी बोल रहे हैं। उसमें आपका फोर्थ पार्ट है क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब अगर अगर आप अपने वोकेबलरी पावर से जाना चाहें इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की मीनिंग पर, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कोऑपरेटिव वर्ड जो है उसका मीनिंग आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द कोऑपरेटिव। एक्चुअली cooperative is a word which is made with the conjunction of two words, and these two words are what, these two words are your co plus operative, where co means what, co का मतलब होता है join and operative का मतलब होता है work. When the persons of a society works as a jointly for the welfare of its members own, it is called what, cooperative society. Again, अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन पर अगर लिटरली जाए तो मैं यहां पर अंडरलाइन करता जाऊंगा और आप यहां पर उसको नोट आउट करते जाएंगे। व्हाट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। व्हाट काइंड ऑफ एसोसिएशन? इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी मीन्स बाय ऑन विश, बाय देयर ऑन विश। कोई किसी का भी इसमें फोर्स नहीं रहता, किसी का भी इसमें आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहता, है ना। तो व्हाट इज द कोऑपरेटिव सोसाइटी? इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल्स। किसका एसोसिएशन है? पीपल्स का, जानवरों का नहीं है ना। इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल्स ज्वाइन टुगेदर, जो कि ज्वाइन होते हैं टुगेदरली। किस लिए ज्वाइन होते हैं? विथ द एम ऑफ मेंबर्स वेलफेयर। इनका एम क्या रहता है? उनके मेंबर्स का वेलफेयर। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्चुअली प्रॉफिट मोटिव तो होता ही है, बट प्रॉफिट मोटिव से ज्यादा इनका एम होता है क्या, मेंबर्स वेलफेयर। अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए, जो उनके सोसाइटी में मेंबर्स जुड़े हुए हैं उनके वेलफेयर के लिए ये लोग काम करते हैं। इट इज नोन एज कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अब एज अ वॉलंटरी एसोसिएशन, जो कि जिसमें कि लोग इकट्ठा होते हैं अपने खुद के मेंबर्स के फायदे के लिए, उस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपकी डेफिनेशन क्लियर हुई। अब डेफिनेशन के बाद कुछ की एलिमेंट्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, जो कि हम इसके बारे में आगे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। अब वो पॉइंट्स क्या क्या है देखिए। डेफिनेशन आपने पढ़ने के बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन में आप क्या देखेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन में एक एक्ट है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लगा रखा है। उस एक्ट का नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। इस एक्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो इस सोसाइटी में लगेंगे। नेक्स्ट, फंड्स आर रेज्ड थ्रू मेंबर्स बाय इशू ऑफ शेयर्स। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आपको बिजनेस करना है, एक्चुअल में अगर आपको बिजनेस करना है तो फंड्स तो आपको लगेंगे, चाहे भले ही वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, या फिर पार्टनरशिप हो, या फिर कंपनी हो। किसी भी फॉर्म में आपको फंड्स की जरूरत तो पड़ेगी। अब जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको अपने ऑन फंड्स लगाने पड़ते थे, पार्टनरशिप में आपके पार्टनरशिप फंड्स लगाते थे, एचयूएफ में आपकी एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी होती थी जो कि आपके लिए फंड का काम करती थी। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैसे आपके फंड्स आएंगे? आपके फंड्स रेज करेंगे आपके मेंबर्स, और मेंबर्स उन फंड्स को कैसे शेयर करेंगे? बाय इशू ऑफ शेयर्स। अपने अपने हिस्से के शेयर्स को इशू करके वो अपने फंड्स इकट्ठा करेंगे, है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितना जिसका शेयर होगा उस हिसाब से वो अपने बंदे यहां पर लगाएंगे, अपने पैसे यहां पर लगाएंगे और उस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी के 3 पॉइंट। एक और मेन पॉइंट कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए एक्चुअल में जरूरी होता क्या है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी कैसे फॉर्म होगी? फॉर्म करने के लिए पर्सन्स लगेंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक पर्सन होता है, एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उनके फैमिली मेंबर्स ही उनके मेंबर होते हैं। एंड उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में मोस्टली आपने पढ़े थे कि 200 तक मेंबर्स हो सकते हैं।
सॉरी 200 नहीं, 100 तक मेंबर्स पार्टनरशिप में हो सकते हैं। इसके पहले पार्टनरशिप के जो मैंने आपको बताया कि मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स में काफी ज्यादा डिस्प्यूट था। मैं आपको बात कर रहा हूं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में मिनिमम एंड मैक्सिमम में क्या था कि पहले मिनिमम मेंबर तो 2 ही होंगे। कोई गधा ही होगा जिसको नहीं पता होगा कि मिनिमम मेंबर पार्टनरशिप में कितने होंगे। तो पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर कितने रहेंगे? 2। एंड मैक्सिमम में प्रीवियसली अगर मैं देखा जाए तो अगर बैंकिंग बिजनेस में 10 एंड नॉर्मल बिजनेस में 20, बैंकिंग में 10 एंड नॉर्मल में 20, ये आपका पहले रूल था। बट जो कि अमेंडमेंट हुआ पार्टनरशिप एक्ट में, और पार्टनरशिप एक्ट में अमेंडमेंट के बाद और बहुत सारी मचमच करने के बाद एक रूल दिखाया गया कि बैंकिंग एंड नॉर्मल बिजनेस को ज्वाइंटली कर दिया गया एंड द मैक्सिमम नंबर इज नाउ 100 एंड नाउ 100 members कैन बी फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस। उसके लिए कोई भी आपके लिए डिस्प्यूट नहीं करेगा। तो पार्टनरशिप को भुला के फिर आ जाते हैं हम अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी पर कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 एडल्ट मेंबर्स होना कंपलसरी है। तो ये आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेन एलिमेंट्स थे वो आपके क्लियर हो चुके हैं। अब अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी के और बारे में, तो सबसे पहले तो हम इसके डेफिनेशन को दोबारा से पढ़ लेते हैं, क्योंकि काफी लोगों ने अभी नहीं सुनी होगी अच्छे से, तो और अच्छे से सुन लेते हैं। तो सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या रहेगी? इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी मतलब बाय ऑन विश, अपनी खुद की विश से। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल वो ज्वाइन टुगेदर विद द एम ऑफ मेंबर्स वेलफेयर इज नोन एज कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेकंड, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी होता है। कंपलसरी रहता है किसके अंडर? अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। एंड फंड्स आर रेज्ड थ्रू मेंबर्स बाय इशू ऑफ शेयर्स। इनके फंड्स जो है उनके मेंबर्स ही शेयर के थ्रू रेज करते हैं। एंड मिनिमम 10 एडल्ट मेंबर। एडल्ट मींस 18 प्लस, जिनकी एज 18 इयर्स से प्लस हो। ओके, अब हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स जो कि हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ही आपको बताया था कि फर्स्ट पार्ट में क्या बताया था कि हमने इसके मोस्टली फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हर फॉर्म के हम पढ़ने वाले हैं। अब फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स कैसे पढ़ेंगे हम इसके? अब फीचर, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पढ़ने के लिए हम सबसे पहले यहां पर फीचर्स आपको दिख रहे होंगे, मेरिट्स आपको दिख रहे होंगे एंड डिमेरिट्स भी आपको दिख रहे होंगे। अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि देयर आर सम टेक्निकल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम इसके फीचर्स पढ़ रहे थे। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है वो तो आप पढ़ ही चुके हैं। एंड इसके फीचर्स की मैं बात करूं तो कि मैं आपको फर्स्ट वीडियो से ही बच्चों कहते चले आ रहा हूं कि फीचर्स के थ्रू ही इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बनेंगे। तो इसलिए फीचर्स ध्यान से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरिट्स मैं पढ़ाऊंगा और डिमेरिट्स आप खुद पढ़ेंगे, क्योंकि कमियां निकालने में हम लोग माहिर हैं। तो सबसे पहले हम अगर इसके फीचर्स की बात करें तो व्हाट आर द फीचर्स? सबसे फर्स्ट फीचर्स है क्या? इट इज अ वॉलंटरी मेंबरशिप। कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप कैसी रहती है? वॉलंटरी रहती है, मींस बाय देयर ऑन विश। अगर पर्संस चाहें तो अपने मर्जी से आपकी सोसाइटी में एंटर कर सकते हैं एंड अपनी मर्जी से आपकी सोसाइटी से एग्जिट भी कर सकते हैं। तो ये आपकी वॉलंटरी मेंबरशिप होगी, जो कि मैंने आपको यहां पर बताया था। ठीक है, डेफिनेशन से आपके फीचर्स बनते हैं, फीचर्स से आपके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बनते हैं। तो इसलिए तीनों पार्ट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। इसलिए इंटर रिलेशन के लिए आपको डेफिनेशन भी पढ़ना जरूरी है, फीचर्स भी पढ़ना जरूरी है। और अगर आपने ये दोनों समझ लिए तो उसके अलावा आप मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी पढ़ पाओगे। एंड लिसन, फीचर्स बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स हैं अवेलेबल, तो एनसीईआरटी की बुक्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो उसमें इन फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के अलावा और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन आस्क यू लाइक explain the difference between cooperative societies and sole proprietorship, explain the difference between sole proprietorship and partnership. So these are the main some important questions which are according exception of the video, जो कि आपके वीडियो से अलग होते हैं बट आपको वो एनसीईआरटी में मिलेंगे। तो आप उनको भी स्टडी तभी कर पाओगे जब आप इनके बेसिक्स को समझ पाओगे। ठीक है ना? अब इनके बेसिक्स को समझने के लिए आपको वीडियो को ध्यान से सुनना होगा और देखना भी होगा। अब
वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद आपके जो डाउट्स निकलते हैं वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर आपके लाइव क्लासेस में आप आराम से पूछ सकते हैं। ओके, तो अब हम अगेन इसके फीचर्स की तरफ जाएंगे। वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए अब हम जल्दी में इनके फीचर्स एंड मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फीचर्स की। वॉलंटरी मेंबरशिप में आपको बता ही चुका हूं कि ये आपकी खुद की विश से स्टार्ट हो सकता है और खुद की विश से बंद हो सकता है। सेकंड क्या है, लीगल स्टेटस। एज वी नो दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी इज कंपल्सरी अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। अगर इस एक्ट के अंदर हम अपनी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमारी सोसाइटी को एक लीगल स्टेटस मिल सकता है। और लीगल स्टेटस का मतलब होता है कि हमारी सोसाइटी की एक अपनी एक सेपरेट एंटिटी होगी, अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी होगी। सोसाइटी के नाम से सारे काम किए जाएंगे, सोसाइटी के नाम से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लिया जा सकता है, सोसाइटी के ऊपर कोई केस भी कर सकता है। ठीक है, तो एक लीगल स्टेटस मिलेगा हमारी सोसाइटी को, उस एसोसिएशन को। एक लायबिलिटी, देखो ये बदमाश है ना बहुत ज्यादा, लायबिलिटी तब से लेके हमारे पीछे आ रहा है और अभी भी आ गया, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी कहा था कि लायबिलिटी एक ऐसा वर्ड है जो आपको पूरे चैप्टर में मिलने वाला है। अब लायबिलिटी इसकी लिमिटेड है तो मेरिट्स बन जाएगा, और अगर अनलिमिटेड है तो डीमेरिट्स में आ जाएगा। तो लायबिलिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी की कैसी रहेगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की लायबिलिटी आपकी लिमिटेड रहेगी। लिमिटेड क्यों रहेगी, क्योंकि इनके फंड्स कैसे होते हैं, इनके मेंबर्स इशू ऑफ शेयर्स, क्योंकि इनके मेंबर्स एक छोटा सा शेयर्स अपना लगाते हैं आपकी सोसाइटी में। तो अगर कल के दिन उनको लॉस होता है तो कितना लॉस होगा, उतना ही लॉस होगा जितना वो शेयर अपनी एसोसिएशन में अपनी सोसाइटी में लगा रहे हैं। ओके, तो इनकी लायबिलिटी कैसी रही, लिमिटेड। ठीक है, एंड नेक्स्ट कंट्रोल। अब बात आती है कि जब कोऑपरेटिव सोसाइटी सारे लोगों का एक झुंड है, सारे लोगों का एक एसोसिएशन है, सारे लोग मिलकर, सारे लोग नहीं, मिनिमम 10 मेंबर मिलकर अगर बनाते हैं तो उनका कंट्रोल कौन करता है। तो कंट्रोल करने के लिए इनके पास एक मैनेजिंग कमेटी होती है। वो मैनेजिंग कमेटी क्या करती है, आपस में चुनाव करती है, इलेक्शन करती है, उन इलेक्शन के थ्रू आपका मैनेजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाती है। और वो मैनेजिंग कमेटी जो समिति होती है, इनका प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी होता है, ट्रेजरर होता है ना, ये सारे लोग मिलकर कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल कौन करेगा, एक मैनेजिंग कमेटी होती है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंट्रोल करती है। एक और फीचर क्या है जो कि मैंने आपको बताया, सर्विस मोटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव क्या रहता है, सर्विस करना। तो मोस्टली ये लोग सर्विस करने के पर्पस से ही अपनी सोसाइटी को मेंटेन करते हैं और सर्विस करने के उद्देश्य से ही, सर्विस करने के पर्पस से ही अपनी सोसाइटी को फॉर्म करते हैं। ओके, तो आपको फीचर्स भी समझ में आ गए। अच्छा, आपने अपने आसपास देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं मिलकर आपस में एक महिला गृह उद्योग चला लेती हैं। आपने नाम सुना होगा वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर, सॉरी किसके नाम पर, वुमेन एम्पावरमेंट। फंबल आ जाता है सुबह से, थोड़ा मैं पानी पी लूं पहले। तो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर आपके पास कुछ आसपास देखा होगा आपने कि कुछ महिलाएं मिलकर एक बिजनेस चलाती हैं, चाहे वो पापड़ का हो, चाहे वो अचार का हो। उनका मेन टारगेट क्या रहता है, उनका मेन टारगेट सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता, उस संस्था से, उस ऑर्गेनाइजेशन से जितने भी मेंबर, जितने भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनका आपस में पेट बढ़ता है, उनका वेलफेयर होता रहे, इस उद्देश्य से काम करती हैं। तो उसी टाइप की सोसाइटी को हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल सकते हैं। ओके, तो अगेन हम वीडियो की तरफ आते हैं और फीचर्स पढ़ने के बाद हम इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़ने वाले हैं। फीचर्स पढ़ने के बाद हमारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऐसे निकल के आते हैं कि सबसे पहले सोशली अगर देखा जाए तो इसकी मेरिट्स क्या है, आप सबसे पहले यहां पर देख पा रहे होंगे, स्टेबल एक्सिस्टेंस। अब सर स्टेबल एक्सिस्टेंस का मतलब क्या है, स्टेबल एक्सिस्टेंस का मतलब होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का नेचर जो है ना वो स्टेबल रहता है। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के स्टेबिलिटी अगर आप देखा रहे तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, क्योंकि अगर एक पर्सन को कुछ हो जाता है और वो पर्सन मर जाता है या फिर वो पागल हो जाता है या फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो उसके बिजनेस पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा। बट इसमें कोई एक मेंबर तो है नहीं, इसमें ज्यादा मेंबर होते हैं, मोस्टली 10 मेंबर्स, और 10 से भी कम भी हो सकते हैं। तो एक पर्सन के जाने से उसकी सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसी रहती है, नेचर स्टेबल रहती है। सेकंड, इक्वली वोटिंग राइट्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपके पास जो वोटिंग राइट्स हैं वो इक्वल रहते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में डेमोक्रेटिक
सिस्टम पे काम किया जाता है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि वन पर्सन एंड वन वोट, एक इंसान के पास एक वोट होता है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम पे जब कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करेगी तो उनको इक्वली वोटिंग राइट्स एंजॉय करने को मिल जाएंगे, कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी, कोई भी भेदभाव नहीं होगा और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। थर्ड मेरिट देखते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी। मैंने देखो यहां पर बताया था ना आपको फीचर्स में कि अगर लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो वो डीमेरिट्स में जाएगी, एंड लाइबिलिटी लिमिटेड है तो वो किस में जाएगी? डीमेरिट्स में। तो यहां पर लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है कि आप, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अगर फ्यूचर में कुछ लॉस होता है, कुछ अनसर्टेनिटी होती है, तो आपको अपने पर्सनल एसेट्स बेचने की जरूरत नहीं है मार्केट के डेब्ट्स को पूरा करने के लिए। मार्केट के डेब्ट्स कितने भी हों आपकी सोसाइटी के ऊपर, लेकिन आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। कहां तक लिमिटेड है? जहां तक आपके शेयर्स वहां पर लगे हैं। अगर मैंने 100 रुपए लगाए हैं किसी सोसाइटी में तो मेरे को कितना लॉस होगा? 100 रुपए का ही होगा। कोई मुझसे फोर्स नहीं कर सकता कि आप 500 रुपए लाइए, 400 रुपए और अपने घर से लेके आइए। नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग मुझे सिर्फ अपने शेयर्स तक ही लिमिटेड रहना है और शेयर्स तक ही मैं लायबल हूं। ओके, एक और पॉइंट क्या है? ईज ऑफ फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया तो फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है और इसमें फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इजी होता है, क्योंकि कोई भी इसको स्टार्ट कर सकता है और कोई भी इसको बंद कर सकता है अपनी विश के थ्रू। कोई भी इसका मेंबर बन सकता है, कोई भी अपनी विश से इसका मेंबर हट सकता है। तो इसका फॉर्मेशन क्या है? इजी। बहुत ही मिनिमम फॉर्मेलिटीज होती हैं जो कि इस एक्ट के अंदर है, और लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करके आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगेन फिफ्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे क्या? सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, क्योंकि ऐसा कि आपको पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो काम किस लिए करती है? अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए, है ना। अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करती है, उसके अलावा वो सोशल वर्क भी कुछ करती है, इसलिए उनको गवर्नमेंट से थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। अब गवर्नमेंट से सपोर्ट कैसे मिलेगा? गवर्नमेंट इनको फंड्स दे देती है, ठीक है, और गवर्नमेंट इनको सब्सिडीज भी दे सकती है। अगर गवर्नमेंट इनको सब्सिडी देती है और टैक्स में भी इनको बेनिफिट मिलता है, तो गवर्नमेंट से इनको ये सपोर्ट मिलता है। कौन कौन से सपोर्ट मिलते हैं और क्यों सपोर्ट मिलता है? गवर्नमेंट हर किसी को सपोर्ट नहीं करती। गवर्नमेंट उनको इसलिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि उनको सबसे पहले तो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है और कुछ सोसाइटी के लिए भी वर्क करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ अच्छे काम भी करती है, ठीक है। तो सोशल वेलफेयर के लिए काम करने के रिजल्ट में गवर्नमेंट इनको फंड्स इशू कर देती है, कुछ गवर्नमेंट इनको सब्सिडीज भी देती है, और गवर्नमेंट इनको टैक्स से भी फ्री रखती है। टैक्स में कुछ इनको एग्जेम्पशन देती है, कुछ छूट देती है। तो ये हो गई आपकी क्या? मेरिट्स। जल्दी से पढ़ते हैं डीमेरिट्स और खत्म करते हैं वीडियो को, क्योंकि मेरे पास भी आज टाइम कम है और मेरे को थोड़ा, संडे है यार, समझा करो, घूमने जाना है। तो डिमेरिट्स क्या है? फर्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज। देखिए रिसोर्सेज की अगर बात करें तो अंबानी को भी पास भी पैसे की कमी है, वो भी लगा है, इतना पैसा है उसके बाद भी बिजनेस बढ़ाने में लगा है। तो पैसे की कमी हर कहीं रहती है, तो इसलिए लिमिटेड रिसोर्सेज भी आपको हर जगह आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास। कैसे रहते हैं? कि फिर मैं आपको वही पुराना याद कर रहा हूं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड रहते हैं, पार्टनरशिप में भी लिमिटेड रहते हैं रिसोर्सेज आपके, और एचयूएफ में आपके रिसोर्सेज आपकी एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी ही होती है। उसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी आपके रिसोर्सेज कैसे रहते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी के में भी आपके रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं, क्योंकि पर्सन जितना शेयर आपके पास जमा कराएंगे उतना ही आपके पास रिसोर्स रहेगा। सेकंड इसका क्या है कि अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं यहां से बता देता हूं। सेकंड क्या है इसका? इनएफिशिएंसी एंड मैनेजमेंट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी रहती है, क्योंकि आपको इतना फंड्स आपके पास नहीं होंगे। जैसे कि आपने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि आपके पास फंड्स ही नहीं है। अगर आपके पास इतने ज्यादा फंड्स नहीं है तो आप प्रोफेशनल को हायर ही नहीं कर पाओगे अपने पास, और अगर प्रोफेशनल को हायर नहीं कर पा रहे हो आप अपने बिजनेस में, तो आपको मैनेजमेंट की एफिशिएंसी नहीं मिल पाएगी। तो आपके मैनेजमेंट में कैसी रहेगी? इनएफिशिएंसी रहेगी। ओके, लेक ऑफ सीक्रेसी। जब इतने सारे लोग हैं और इतने सारे लोगों को आपको प्लान बताना पड़ेगा आपके बिजनेस में, आप बिजनेस में क्या कर चुके हो, आपके बिजनेस की पॉलिसी क्या है, और फ्यूचर में आप अपना बिजनेस कैसे करने वाले हो, ये सारे प्लान्स आपको गवर्नमेंट के साथ शेयर करने पड़ते हैं। ये सारे प्लान्स आपको गवर्नमेंट को अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने पड़ते हैं। तो आपके पास सीक्रेसी तो मेरे ख्याल में रहने वाली नहीं है। लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप में जैसे कि आपके पास थोड़ी बहुत सीक्रेसी रहती थी,
जो कि आपके पास कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं रहने वाली, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट के रूल के अकॉर्डिंग आपको अपने सारे पॉलिसी, सारे प्लान्स गवर्नमेंट के साथ शेयर करने पड़ते हैं और अपने अकाउंट्स को भी गवर्नमेंट से ऑडिट कराना पड़ता है। अब गवर्नमेंट पागल थोड़ी ना है कि आपको ये सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऐसे ही थोड़ी मिलेगा। आपको ये काम करना पड़ेगा, तभी आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट भी मिलेगा। एक और पॉइंट क्या है, डिफरेंसेस इन ओपिनियन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर सिंगल पर्सन हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर बहुत सारे पर्सन एक साथ काम कर रहे हैं तो ये मैंडेटरी है, ये बात भी लाजमी है कि काफी सारे लोगों के ओपिनियन में, काफी सारे लोगों के थिंकिंग में कुछ फर्क होता है। और अगर थिंकिंग में फर्क होगा तो उनके डिसीजंस में, उनके जजमेंट्स में, उनकी डिबेट में कुछ फर्क आ जाएगा और उनके ओपिनियंस जो हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं, जिससे कि आपके बिजनेस की मैनेजर स्किल्स, आपके बिजनेस की एफिशिएंसी, आपके बिजनेस की प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हो सकती है। ओके, और लास्ट पॉइंट हम देखेंगे क्या, नो क्रेडिट सेल। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक सीधा सा फंडा होता है, आज नगद कल उधार। कैसा फंडा, आज नगद कल उधार। तो मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्रेडिट सेल्स, उधार बिक्री नहीं होती, उधार आप नहीं माल बेच सकते। तो इस कंडीशन में आपकी सेल्स पर भी थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में अगर आप उधार दोगे तो आप 50 पीसेस बेच लोगे, लेकिन अगर कैश में काम करोगे तो 5 पीस भी नहीं बेच पाओगे, क्योंकि बिना क्रेडिट के आज के समय में बिजनेस नहीं हो सकता है ना। बड़े बड़े बिजनेसमैन विजय माल्या हुए, रतन टाटा हुए, अनिल धीरूभाई अंबानी हुए, इनको भी क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। तो बिना क्रेडिट के बिजनेस नहीं होता। अगर आप क्रेडिट सेल्स नहीं कर रहे हो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग, तो फिर आपको बिजनेस की सेल्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये आपका एक डीमेरिट ये भी है। तो बच्चों, कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, इसके फीचर्स क्या है और इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं। अगर कंपैरेटिव स्टडीज अगर आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाए तो आप वो कंपैरेटिव स्टडी, जैसे कि कंपैरेटिव स्टडी आएगी कैसे, कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंपेयर किया जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप से, कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही कंपेयर किया जाएगा पार्टनरशिप से, या फिर पार्टनरशिप को कंपेयर किया जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप से, या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप को कंपेयर किया जाएगा कंपनी से। ओके, इन सबकी आपस में कंपैरेटिव स्टडीज चलेगी। अगर आपको उनके फीचर्स, इनके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स मालूम होंगे तो आपको कंपैरेटिव स्टडी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आप वीडियोस को देखते रहिए, इनके बेसिक्स फीचर्स जानते रहिए एंड एनसीईआरटी भी पढ़ते रहिए, क्योंकि सिर्फ वीडियो से ही कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको अपनी नॉलेज और बढ़ानी है तो आपको एनसीईआरटी घर पर पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप घर पर एनसीईआरटी पढ़ते रहिए एंड कोई भी डाउट्स आपको निकलते हैं तो आप मेरे से लाइव क्लासेस में एंड कमेंट सेक्शन में आप डाउट्स पूछ सकते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप पढ़ते रहिए। ओके, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही।